हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी का जो नेक्स्ट स्टॉप 23,600 हो सकता है। आपके काफ़ी उसमें कमेंट्स आए और काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि हम किस बेसिस पर ये ऐसा कह रहे हैं, उसका पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे सोच है, क्या एनालिसिस है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं, टेक्निकल रीजंस और फंडामेंटल रीजंस की क्यों हम ये 23,600 या उससे नीचे भी जा सकते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो पहले हम फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और डोमेस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम टेक्निकल्स की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, हमारी ट्रेड डील भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, जिसके बारे में हम अक्सर आपके साथ पहले भी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो वो है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में इस वक्त उबाल है। ये बात सही है कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसको इम्पैक्ट नहीं करता। ये इंस्टीट्यूशनल और जो ग्लोबल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो कंट्री की इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिटेल फोरम्स में बात नहीं हो रही है, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर आना शुरू होगा तब इसके बारे में बात होगा, और इसीलिए हम आपको एडवांस में इसकी वार्निंग दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है बॉन्ड मार्केट में, तो आइए इसको समझते हैं। तो जापान, आप जानते हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते थे, 0% नेगेटिव हुआ करते थे, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने के कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया गया। करीब $6 ट्रिलियन की इस वक्त पोजीशन बनी हुई है दोस्तों। $6 ट्रिलियन की जापानीज पोजीशंस ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है। और ये मैं सिर्फ फॉरेन एसेट्स की बात कर रहा हूं कि $6 ट्रिलियन जापान के इन्वेस्टर्स का पैसा फॉरेन मार्केट्स में लगा हुआ है। 50% इसमें यूएस ट्रेजरीज और यूएस इक्विटीज में लगा हुआ है, तो 50% तो अमेरिका में ही लगा हुआ है। और जब उसका इम्पैक्ट अमेरिका में होगा तो अमेरिका का इम्पैक्ट तो सारी दुनिया में होता है, इसलिए कोई सेफ नहीं है। और ये जो पोजीशंस थी ये 2006 से डबल हो गई, जो जापान की इन्वेस्टमेंट्स है। अब यहाँ पर जो मेजर बदलाव क्या हुआ है, तो पहले जो जापान की इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट्स में होती थी तो वहाँ पर हेज्ड होती थी। वो क्या करते थे, करेंसी रिस्क उनके अगेंस्ट में ना काम करे, इसके लिए वो करेंसी से रिस्क करके रखते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में उन्होंने क्या किया, उस हेजिंग को भी हटा दिया। अब ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं वो अनहेज्ड हो गई हैं। तो वहाँ की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बॉन्ड मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कट हेज रेशियो कि कितना परसेंट आपने हेजिंग करके रखी है, उसको 60% से 40% कर दिया। करेंसी स्वैप्स टू एक्सपेंसिव पोस्ट 2022। सो जो येन की हेजिंग वो करते थे वो महंगी हो गई। तो जब महंगी हो गई तो लोगों ने हेज करना बंद कर दिया, और साथ में पेंशन फंड प्लस रिटेल ट्रस्ट नाउ होल्ड्स 2.2 ट्रिलियन। तो इसमें रिटेल का भी, जापानीज पब्लिक, उसके हाउस होल्ड्स का भी वहां पर इन्वेस्टमेंट है। 50% एलोकेशन वर्सेस 22% इन 2022। तो 2012 में 22% था और अब 50% है। तो बड़ी बात क्या है कि रिटेल का भी पैसा लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस का भी लगा हुआ है और बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी लगा हुआ है। नाउ एवरी टिक इन यूएस यील्ड प्लस येन मूव्स हिट पीएल। तो अगर येन एडवर्सली मूव कर रहा है या उनके फेवर में मूव कर रहा है तो उनके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है। यूएस में यील्ड्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने कोई हेजिंग नहीं बना रखे। तो इस वक्त दो बड़े वेरिएबल हैं, येन एंड यूएस यील्ड। मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स 30 से 40% तक गिर चुके हैं, पर यहां मौका है
या धोखा? मौका वही मिलेगा जहां ग्रोथ है, जहां वैल्यू है, लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। नतीजा, वो 100 के स्टॉक को 200 पर खरीदते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड उसके सही वैल्यू को कैलकुलेट करना? तो देर किस बात की, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और पिछले सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन नहीं था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था, और इसका प्रूफ उनका खुद का फीडबैक। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट, इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। अब कैसे यूएस मार्केट्स और जापानीज येन कनेक्टेड है, आइए इसको समझते हैं। तो जनवरी 20 को अगर आप देखें तो 30 ईयर का जो जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो 3.8% हो गया, 25 ईयर के हाईएस्ट लेवल पर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने के जो नई प्राइम मिनिस्टर आई, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को ड्रास्टिकली चेंज करना शुरू किया और उन्होंने फिस्कल एक्सपेंशन यानी कि उन्होंने ज्यादा खर्चा करना शुरू किया, मतलब मोर इन्फ्लेशन। और जो बैंक ऑफ जापान है, जो वहां का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने रेट्स को बढ़ाने शुरू कर दिए और अप्रैल में बाय द वे फिर बढ़ सकते हैं, और इसकी वजह से यील्ड्स वापस से बढ़ने लगे। अब देखिए क्यों बॉन्ड मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, इसको समझते हैं। तो अनहेज्ड इन्वेस्टर जो होता है वो 4% उसको यूएस ट्रेजरीज में मिलते हैं, क्योंकि वहां के बॉन्ड यील्ड इतने हैं, और हम जानते हैं कि 6 ट्रिलियन में से आधा यूएस में लगाया हुआ है, तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने वहां लगाए हुए हैं, 4% के रिटर्न उनको मिलते हैं। और जापान में अब 3.8% रिटर्न उनको मिल रहा है इन येन टर्म्स, और इसमें कोई करेंसी का रिस्क नहीं है, कोई वोलेटिलिटी का रिस्क नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं, वहां पर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी है, और आपके घर के पास आपको 95,000 की सैलरी मिलेगी, तो मोस्ट लाइकली आप छोड़कर आ जाएंगे अगर सेम जॉब प्रोफाइल हो। तो यहां पर वही दिख रहा है कि मैं यूएस में 4% मेरे को यील्ड मिल रहा है, और करेंसी जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वहां मुझे लॉस भी हो जा रहा है, और मुझे घर में ही 3.8% बढ़ सकता है, मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, मुझे पता है। तो मैं क्यों ना वहां से पैसा निकालूं? Why stay abroad when home assets pay nearly the same with zero FX risks? अब इस वक्त अगर आप देखिए कि येन टू डॉलर इतना है, यानी कि 153 एक डॉलर पे इतने येन की वैल्यू है, और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? तो अब तक क्या था कि येन काफी वीक था, तो वीक येन इरोडेड फॉरेन रिटर्न्स फॉर इयर्स, इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा था, और अब येन में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और ये एक और उनके लिए एक मोटिवेशन है कि मैं प्रॉफिट्स को बुक करके अपने घर लेके जाऊं। तो ये सबका जो ट्रिगर है ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन यील्ड्स स्टे एलिवेटेड फॉर 2+ मंथ्स। तो भाई समझते हैं कि क्यों एक छोटी सी मूव भी बॉन्ड मार्केट में बड़ा तहलका मचा सकती है। तो जो जापानीज बॉन्ड यील्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं, दे स्टे एलिवेटेड। तो अनहेज्ड इन्वेस्टर जो हैं यूएस में, वो यूएस एसेट्स को सेल करेंगे, क्योंकि यहां पर यील्ड बढ़ रहे हैं, अपने घर में पैसा लेकर आएंगे। कैपिटल फ्लोज बैक टू जापान। अब इससे क्या होगा कि येन और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा, और जब येन स्ट्रेंथन होगा तो उनके प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे, तो ये उनको फर्दर मोटिवेट करेगा कि हम और सेल ऑफ करें। तो ये एक तरीके का लूप बन जाएगा जो बॉन्ड मार्केट में बड़ा सेल ऑफ करा सकता है। तो येन पे भी हमें वॉच बना के रखनी है, येन कितना स्ट्रेंथन होता है। तो अगर 145 पे येन जाता है तो बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, और ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट होगा और मोमेंटम उस वक्त सेल ऑफ का बढ़ जाएगा। तो अगर जापानीज इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ किया यूएस में, और अपने पैसे को अपने देश में ले आए, तो यूएसए के बॉन्ड्स पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये इसको समझते हैं। तो अगर 14 बिलियन डॉलर्स का जापानीज ट्रेजरी सेल ऑफ होता है, तो 50 बेसिस पॉइंट का यील्ड यूएस में बढ़ेगा, और
जापान ध्यान रहे कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन यूएस ट्रेजरीज होल्ड करता है। अगर 12% सेल ऑफ होता है, यानी कि 144 बिलियन का सेल ऑफ करता है, तो 5% का यील्ड स्पाइक हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि यूएस में बॉन्ड यील्ड 5% हो जाए, ये तो वहां पर एक तरीके से तबाही ला सकता है। इसलिए बहुत सीरियस ये इशू है और इसके बारे में यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इस पर कंसर्न जताया है। वो कोशिश करेंगे कि ये सेल ऑफ ना हो, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी को अपने पैसे की चिंता होती है। वो दूसरों के पैसे की चिंता करने से पहले अपने पैसे की चिंता करता है। तो जापान अगर ऐसा करता है तो ये दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट में बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से ड्रास्टिकली सिचुएशन में बदलाव हो रहा है। तो 2024 से पहले अगर आप देखें तो 60% फॉरेन बॉन्ड्स हेज्ड होते थे, अब 40% है। और जो यील्ड गैप था, यानी कि जो यूएसए के बॉन्ड और जापान के बॉन्ड में जो डिफरेंस था, वो करीब करीब 4% का था। तो 4% का होने का मतलब क्या है कि हमें वहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो हम क्यों पैसे को अपने देश में लेके जाएं। लेकिन अब जो गैप है वो सिर्फ इतना रह गया है और ये भी आने वाले दिनों में कम हो सकता है। तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जापानीज येन का पैसा यूएस ट्रेजरीज में रखें, क्योंकि यहाँ पर करेंसी का भी रिस्क है। अब आइए बात करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पैसे को वो यूएस मार्केट से ले जाकर जापान में ले जाएंगे। तो 2020-23 तक अगर आप देखें तो 5% से कम के चांसेस थे कि वो पैसे को वहाँ ले जाएंगे, लेकिन अब ये बढ़ के 30 to 40% चांस हो गया है कि वो अगले 6 महीने में पैसे को वापस जापान में ले जाएंगे। और जैसे जैसे येन स्ट्रेंथन होगी और जापान के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ के कंडीशंस क्या हैं? तो 30 ईयर का जो जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, अगर वो 3.5% को पार कर जाता है और 2 महीने तक होल्ड करता है तो ये पहला ट्रिगर होगा। दूसरा, इलेक्शन रिजल्ट्स। हम जानते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो दोबारा और भी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से आ गए हैं। और तीसरा, जो यूएसडी जेपीवाई है ये 145 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर पैनिक आना लाजमी है, आएगा ही। तो हमें किन किन चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है? तो पहला तो जापानीज कितना बेच रहे हैं, इस डेटा को हमें इस पर वॉच रखना चाहिए। जो जापानीज यील्ड है उस पर हमें वॉच बना के रखनी है। ये 3.5% से ऊपर आएगा तो ये खतरे का निशान होगा। और यूएसडी जेपीआई, इस पर भी हमें नज़र बनाए रखनी है। 145 इज द की लेवल। तो बॉटम लाइन ये है कि जापान 6 ट्रिलियन अनहेज्ड पोर्टफोलियो इज द स्लीपिंग जायंट ऑफ ग्लोबल मार्केट। ये कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, अगर जाग गया तो ये तबाही मचाएगा। द स्पार्क इज पॉलिटिकल, द फ्यूल इज अनहेज्ड पोजीशंस, द फायर स्प्रेड्स वाया फीडबैक लूप। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, प्रोबेबिलिटी isn't 100% but it's no longer a what if, it's a when। तो जैसे होता है ना कि बम तो फटेगा, कब फटेगा ये बस एक वेरिएबल है कि आने वाले कितने महीने कितने हफ्तों के बाद ये बम फटेगा, यही इसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये बम सूनर और लेटर फटना है। अब अगर आप देखें तो इसका ऑलरेडी इम्पैक्ट यूएस मार्केट में उनके बॉन्ड मार्केट पर हमें दिखने लगा है। 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़त देखने को मिल गई है। तो ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड, लेकिन ये अभी तक इक्विटी मार्केट में इसका फेयर नहीं आया है। और अभी आप देखेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट में बड़ी रैली देखने को हमें मिल रही है और जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर में रैली देखने को मिली और फिर वहाँ पर फॉल भी देखने को मिला और बिटकॉइन भी बढ़ा और फिर वहाँ पर फॉल देखने को मिला, तो ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने बिटकॉइन और मेटल से पैसा निकाला और अब अगले कुछ हफ्ते कुछ महीने में अब इक्विटी मार्केट पर भी ये खतरा आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी पोजीशंस इनकी बनी हुई है। तो ये तो ग्लोबल फैक्टर्स थे, मेनली बॉन्ड मार्केट था या जो ग्लोबल कैपिटल का फ्लो है जो बाज़ार में बड़ी गिरावट कर सकता है और हमारे मार्केट इससे नहीं बचे रहेंगे,
लेकिन हमारे अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो वहां पर क्या ट्रिगर्स हैं दोस्तों? पहली बात तो ये कि हमारी कंपनी के रिजल्ट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ नहीं रहे हैं। हमारी जो बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं ज़्यादातर जो हैं फिसड्डी साबित हुई हैं। Q3 के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। हमारी सारी आईटी कंपनीज के गाइडेंस भी लोअर सिंगल डिजिट में आए हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा? तो ग्रोथ नॉर्मल है, वहां पर कोई भी आगे चमत्कार होने वाला नहीं है। अब इसके बावजूद भी हमारे स्टॉक्स जो हैं ओवर वैल्यू टेरिटरी पर ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे DIIs हैं उनके पास अथाह पैसा है, वो खरीद रहे हैं और स्टॉक्स को उन लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं। कम से कम जो बड़े स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को इंपैक्ट करते हैं उन्हें वो संभाल कर रखें। पर प्रश्न ये है कि कब तक? अगर बड़ा सेल ऑफ आएगा और रिटेल के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखने लगेंगे तो वहां पर रिडम्पशन बढ़ेगा। तो क्या इसी तरीके से वो बाइंग करके मार्केट को रोक पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी इक्विटी मार्केट पर बड़ा खतरा प्रेजेंटली नहीं है, वो बाइंग कर रहे हैं, उनके पास फंड भी है, लेकिन हमको इसके रिवर्स डायरेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और साथ ही एक और जो फैक्टर है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो कुछ भी चल रहा है, खास करके जो फाइल्स का चक्कर चल रहा है, इसमें भी कुछ एक बड़ा रेड फ्लैग आ सकता है, एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये भी एक मार्केट के लिए खतरा है। वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है और ये किसी कंपनी से रिलेटेड, कोई मार्केट से रिलेटेड, किसी इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, तो ये भी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हमें दिख रहा है कि वो गिरते मार्केट को बचा सके। इसलिए इन फंडामेंटल रीजंस की वजह से आने वाले कुछ महीनों में हमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिस्क दिख रहा है और इसी की वजह से हमने आपके साथ शेयर किया कि मार्केट पे बड़ी गिरावट आ सकती है और उसका पहला पड़ाव 23,600 होगा और उसके बाद हम 22,000 तक के लेवल को भी जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों हमने 23,600 के लेवल को पिक किया और आपके साथ शेयर किया। इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजंस थे? दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी हम टेक्निकल एनालिसिस में या मार्केट में कोई भी एस्टिमेट देते हैं तो वो एक एस्टिमेट होता है, गेस्टिमेट होता है। उसमें हम एनालिसिस करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो शेयर करते हैं। क्या इसका मतलब ये टारगेट आएगा ही आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को सुनकर आपको पुट्स नहीं खरीदने हैं, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल, इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखकर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से कर सकें और मुझे आशा है कि इससे आपके प्लानिंग में थोड़ी मदद मिलेगी। इसलिए किसी भी तरीके से इसे ऐसे मत अज्यूम करिए कि ये होगा ही होगा, क्योंकि हर एनालिस्ट की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है और इसे एक्सेप्ट करने में मुझे कोई डर नहीं है। अब आइए मैं रीजन शेयर करता हूं कि क्यों हमने इस लेवल को प्रेडिक्ट किया। तो इसका बेसिस वही है, फिबोनाची एनालिसिस। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देर किस बात? जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास। दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। तो फिबोनाची एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टॉप को आइडेंटिफाई करते हैं जब मार्केट का टॉप बन गया, और इसके तरीके होते हैं कि हम कैसे टॉप को मानते हैं। और इसके बाद जो एक फर्स्ट लेवल ऑफ फॉल हमें देखने को मिलता है और फिर एक उसकी रिकवरी देखने को मिलती है और फिर जो फाइनल बड़ा पैनिक फॉल है वो देखने को मिलता है। तो मिनिमम इसमें 3 वेव्स होती हैं, आइडियली इसमें और भी वेव्स होती हैं। ये 3rd वेव हुआ, फिर 4th, फिर 5th, फिर ABC ऐसे बनता है। तो अभी अगर हम प्रेजेंटली चार्ट को देखें तो हम इस लेवल को अपना टॉप
मान रहे हैं। और इसके बाद हमें फर्स्ट वेव यहाँ पर देखने को मिला, 1400 पॉइंट्स की यहाँ पर फॉल देखने को मिली। दोस्तों जब भी आपको इस तरीके से एक सीक्वेंशियल बड़ा फॉल मिलता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने टॉप पर, इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट पर कोई बहुत ही बड़ा स्मार्ट प्लेयर ही बड़ी सेलिंग करता है, और वो अक्सर तब सेलिंग करता है जब उसे आगे खतरा दिखता है, तो वो सबसे पहले मार्केट से निकलता है और वही वेव 1 को क्रिएट करता है। लेकिन जब ये वेव बनता है तो अक्सर जो लेट एंट्री करने वाले होते हैं या जिनको मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत हमें सस्ता मार्केट मिलने लगा है, वो उन स्टॉक को खरीदते हैं जो कि सेकंड वेव को क्रिएट करता है। लेकिन तब तक खतरे की घंटी बज चुकी होती है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, कुछ हद तक इंस्टीट्यूशन के ट्रेडर्स भी हैं, वो उसके बाद बड़ी सेलिंग करते हैं क्योंकि उन्हें अब तक खतरे के बारे में पता चल चुका होता है और वो एक बड़ी सेलिंग करके मार्केट को काफ़ी नीचे ले जाते हैं और वही वेव 3 क्रिएट करता है। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो जो पहला टारगेट हम इसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं वो 23,600 का लेवल बनता है, और यहाँ पर जाकर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेगा और फिर हमें वापस से नेक्स्ट लेवल के फॉल देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टेक्निकल जो रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये लेवल को शेयर किया, क्योंकि जब यहाँ पर कहीं से मार्केट गिरेगा तो मिनिमम 1400 पॉइंट्स गिरने चाहिए एज पर फिबोनाची थ्योरी, और अगर उस फॉल को आप एक्सटेंड करेंगे तो वो 23,600 का मिनिमम टारगेट बनता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी एनालिसिस, कोई भी एस्टिमेट मार्केट में फुल प्रूफ नहीं होता है, वो गलत भी साबित हो सकता है। तो कब हम मानेंगे कि एनालिसिस फेल हो गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा जो टॉप है 26,400, जब मार्केट यहाँ से पार करके यहाँ पर सस्टेन करने लगता है तब हम मानेंगे कि ये एनालिसिस फेल हो गई है और अब हमें नेक्स्ट फिर लेवल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसी पैटर्न को खोजना पड़ेगा। ये फिबोनाची थ्योरी का रूल है। तो इसके फेलियर के रीज़न भी मैंने आपको बताया, ये कहाँ तक जाकर स्टेबल हो सकता है वो भी मैंने बताया, और उसके बाद कहाँ तक जा सकता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सब कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और दोस्तों एक बार फिर मैं ये कोई ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की सजेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ आने वाले टाइम में मार्केट में क्या बड़ा रिस्क है उसी की जानकारी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने पैसे को सही तरीके से मार्केट में मैनेज कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आप क्या सोचते हैं, क्या 23,600 जाएगा, क्या 22,000 जाएगा, या फिर हम वापस से न्यू हाइज में जाएंगे? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे से एग्री करते हैं तो मुझे बताइए, अगर आपको लगता है आप मुझसे एग्री नहीं करते तो भी मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।